हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेक्शन 141 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये रिलेवेंट सेक्शंस सीए आईपीसीसी में है, सीए फाइनल में है, सीएस एग्जीक्यूटिव में है, सीएस प्रोफेशनल भी है। तो सेक्शन 141 क्या कहता है? सेक्शन 141 यूजुअली बोलता है कि कौन कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। ओके, तो जब मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ तो इट्स ऑल अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो ये इंटरनल ऑडिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की हम बात कर रहे हैं। तो कौन बन सकता है इसमें ऑडिटर? तो ऑडिटर जो दो चीज दो दो ही मतलब जो चीज है वो बन सकता है इजीली। सीए इन प्रैक्टिस बन सकता है और दूसरा सीए फर्म बन सकता है। ओके, तो जब आप सेक्शन 141 पढ़ोगे ना तो स्टार्टिंग में सिर्फ सीए लिखा है। ओके, तो यहाँ पे बताया नहीं गया कि वेदर इट इज ही इज इन प्रैक्टिस और वेदर ही इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ओके, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बट बाद में सब सेक्शन है उसमें क्लियर किया गया है। तो मैं आपको ऑर्डिनली बता रहा हूँ कि पहला जो है सीए इन प्रैक्टिस वो अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर। एंड सेकेंडली फर्म। अब फर्म जो है, फर्म हर कोई फर्म नहीं अपॉइंट हो सकता है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द जो पार्टनर्स सीए इन प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है वही फर्म अपॉइंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जब फर्म अपॉइंट होता है तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो उसका सीए पार्टनर्स लोग है सिर्फ वही ऑडिट के बिहाफ में एक्ट कर सकता है और साइन कर सकता है। दूसरे पार्टनर जो है नॉन सीए पार्टनर्स वो ऑडिट के बिहाफ में साइन नहीं कर सकता है। ओके, और कुछ एलिजिबिलिटीज है एंड डिस्क्वालिफिकेशन से इसको मैं बताता हूँ। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या ऑफिसर हो तो उस कंपनी में आप नहीं बन सकते हो, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। ये तो एकदम जनरल बेसिस है। अगर आप कंपनी का एम्प्लॉई हो और आप ही कंपनी का फिर ऑडिटर अपॉइंट होते हो तो जनरली आप बायस डिसीजन दे सकते हो। तो ये एक नेचुरल थिंकिंग है। और फिर अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय और ऑफिसर के पार्टनर भी हो या उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम चार चीज अभी तक हमारा क्लियर हो गया है। एक तो सीए इन प्रैक्टिस, दूसरा फर्म, सीए की फर्म जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है। एंड जब फर्म अपॉइंट होता है तो उसके बिहाफ में जो उसके सीए पार्टनर्स है वही ऑडिट के बिहाफ में साइन कर सकता है, एक्ट कर सकता है। एंड थर्डली, अगर आप कंपनी के ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो तो उस केस में आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। चौथा, अगर कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय के आप एम्प्लॉय हो या पार्टनर हो तो उस केस में भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ओके, अब हम और कुछ डिस्कशंस में आते हैं। ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक। अभी कुछ चीजें बताया गया कि किस कुछ कुछ सिचुएशन पे आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। ओके, तो धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं। अगर आप, आपकी रिलेटिव या आपका पार्टनर, ठीक है, आपकी रिलेटिव या आपका पार्टनर, ठीक है, कंपनी में, उसके होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में अगर सिक्योरिटीज होल्ड करता है, रखता है, तो फिर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया। पर रिलेटिव के केस पे 1 लाख तक राहत है, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, वहां तक आपको राहत है। इसका मतलब क्या है? अगर आपका रिलेटिव 1 लाख तक शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख शेयर्स अगर होल्ड करता है तो आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप अगर खुद से एक पैसे की भी अगर शेयर होल्ड करते हो या आपका पार्टनर होल्ड करता है तो उस केस में आप कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ये बात आपका क्लियर हो गया कि शेयर्स अगर हम होल्ड करते हैं तो नहीं हो सकते। अगर हमारा रिलेटिव होल्ड करता है टिल 1 लाख, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो हो सकते हैं। ठीक है, अगर समझो रिलेटिव ने ले लिया, 1 लाख के ऊपर ले लिया, तो उस केस में भी 60 डेज आपके पास रहता है करेक्टिव एक्शन करने के लिए। तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। कभी कभी कैसा होता है, रिलेटिव लोग जाने अनजाने में ले लेते हैं, 1 लाख के ऊपर ले लेते हैं, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू हैव 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। ओके, तो अगर 60 दिन अगर आपने अगर रिलेटिव ले लिया तो 60 दिन आपके पास टाइम है उस सिचुएशन को ठीक करने का। उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर रखोगे तो फिर आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो।
तो पहला बात हो गया शेयर्स। अभी दूसरा बात जो हम बात करने वाले इंडेप्टनेस। अगर कर्जदार हो आपने, ओके, कंपनी से मानो आपने कुछ लोन ले लिया, ओके, तो कर्ज के मैटर पे 5 लाख तक लिमिट है, ओके। अगर 5 लाख के ज्यादा ले लिया आपने लोन, तो उस केस में आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ओके। कंपनी इसमें इसमें भी हर चीज में वही है, कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो, एसोसिएट कंपनी हो, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी हो। तो अगर आप आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर 5 लाख के ऊपर अगर लोन ले लिया है, कर्जदार है, इंडेप्टेड है, तो फिर उस केस में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। फाइन। हाँ, इसमें कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज ऐसा कुछ केस स्टडीज बताओ, सपोज आपने कंपनी, आप सीएम प्रैक्टिसिंग सीए हो, आपने कंपनी से कुछ सामान खरीद लिया है, ओके, कुछ सामान लिया है, उसका प्रोडक्ट लिया है, और उसने आपको नॉर्मल क्रेडिट बेस पे दिया है। तो जो सामान आपने लिया वो 5 लाख के ऊपर ही है, से 6 लाख का आपने सामान खरीदा है, उसने आपको नॉर्मल क्रेडिट पीरियड दिया है, जो दूसरे कस्टमर्स को भी देता है, ठीक है। उस केस में भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो कि मुझे नॉर्मल क्रेडिट पीरियड बेस पे दिया है, बाकी सबको जो देता है मुझे भी वही मिला है, इसीलिए मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। ये सब यू आर स्टिल इंडेप्टेड। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको नॉर्मल क्रेडिट पीरियड डेज पे दिया है या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डेज दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, फाइन। एंड थर्ड इज गारंटी। कोई थर्ड पार्टी के इंडेप्टनेस में अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनी से पैसा लेता है, ओके, 1 लाख के ऊपर, उस केस में अगर आप कंपनी को गारंटी देते हो, उस केस में भी आप ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम एप्लीकेबल है। अगर आप कंपनी में, मतलब कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी ऑफ सच कंपनी, ठीक है। सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी का मतलब कैसा होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। से आपने एक कंपनी है ए, ओके, एक ए इज अ होल्डिंग कंपनी, ओके, उसके 2 सब्सिडरी कंपनी है बी एंड सी, ओके। ए इज अ होल्डिंग कंपनी और उसके 2 सब्सिडरी कंपनी है बी एंड सी, फाइन। तो इसमें क्या होता है, अगर आप बी में आपने शेयर्स ले लिया, बी में आपने एक रुपए का, आपको अभी मैंने क्लियर कर दिया कि अगर 1 रुपए का भी आप शेयर्स लेते हो तो आप डेफिनेटली आप बन नहीं सकते। तो अगर आप बी में ले लिए ना, तो आप सी में भी अपॉइंट नहीं हो सकते एज एन ऑडिटर। दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ओके। तो मैंने आपको और 3 सिचुएशन बता दिया, जो 3 सिचुएशंस पे आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। एक तो आपने खुद, आपका रिलेटिव और आपका पार्टनर अगर शेयर्स लेता है कंपनी में, सब्सिडी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में, सब्सिडी ऑफ सच कंपनी में, सच होल्डिंग कंपनी में, तो नहीं बन सकते हो। रिलेटिव के केस में 1 लाख तक लिमिट है, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, ओके। और नेक्स्ट इज दैट कि आपका रिलेटिव अगर ले भी लेता है ऐसे केसेस पे, तो आपके पास 60 डेज है उस पर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर लाने के लिए। सेकेंडली जो है आपका दैट इज इंडेप्टनेस। अगर इंडेप्टनेस 5 लाख के ऊपर होता है तो भी आप, वेदर आप, आपके रिलेटिव या आपके पार्टनर, तो भी उस केस पे आप ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते उस कंपनी के, ओके। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है रिलेटिव के, सबके केस में इक्वल है। एंड थर्ड, अगर गारंटी देते हो थर्ड पार्टी को, अगर मान लो एक कंपनी है, किसी बंदे को लोन दे रहा है, थर्ड पार्टी को लोन दे रहा है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, एंड आप उसकी गारंटी दे रहे हो, तो उस केस में भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ओके। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और दूसरा सीए फर्म अपॉइंट हो सकता है। अभी आपके मन में ये सवाल होगा, क्या एलएलपी अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन ने ये कहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है, ओके। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी होता है, मतलब एक ऐसा एंटिटी जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ओके। तो अभी बात ऐसा है कि एलएलपी जो है, एलएलपी का भी फीचर्स बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर्स है एलएलपी में, बट उसमें एक्सेप्शन दिया है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है और बट एलएलपी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब आपको ये क्लियर तो अभी तक हो गया है कि एक प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, दूसरा फर्म हो सकता है,
ठीक है, और फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी भी अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट को स्ट्रिक्टली मना कर दिया है इस सेक्शन पे, ये नहीं हो सकता है। ओके ओके, हम अब और कुछ इसके टॉपिक्स में आते हैं कि कौन कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, इसमें ध्यान देंगे हम। अगर अगर आपका कुछ बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ और प्रिस्क्राइब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में भी आप ऑडिटर बन नहीं सकते। ओके, तो प्रिस्क्राइब, जब जहां वर्ड प्रिस्क्राइब लिखा है, इसका मतलब रूल्स में मेंशन किया गया है। ओके, तो अगर आप प्रिस्क्राइब बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते हो। अभी इसमें दो चीज एक्सेप्शन दिया है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी क्या क्या एक्सेप्शन दिया है। अगर आप एज अ ऑडिटर या फर्म, ऑडिटर की फर्म प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, ओके, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सीए एक्ट और रूल्स, तो उस केस में ये एक्सेप्शन है। और दूसरा जो है वो आपका जो जो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन आर्म लेंथ प्राइस में अगर आप देते हो, तो उस केस में भी एक्सेप्शन है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया, ये सब सर्विसेज जो कंपनी देती है, अगर वो ऑडिटर को देता है तो उस केस में भी वो ऑडिट कर सकता है, उसमें वो एग्जेम्पशन है। मैं आपको इजी तौर पे सिखाता हूँ, ठीक है। मैं वोडाफोन का सिम यूज करता हूँ, ठीक है, वोडाफोन का सिम यूज करता हूँ मैं, उसे यूज भी करता हूँ, रिचार्ज बात होती है। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं वोडाफोन, अगर मैं सीए प्रैक्टिस हूँ, अगर सीए प्रैक्टिस हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं वोडाफोन का ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, इसमें इम्यूनिबिलिटी नहीं होगा। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं ये एक्सेप्शंस दिए हैं। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, होटल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज और भी वगैरह वगैरह सर्विसेज है, ये सर्विसेज में कमर्शियल बिजनेस रिलेशनशिप आता नहीं है, इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर अगर कोर्ट के द्वारा आपने फ्रॉड रिलेटेड ऑफेंस में अगर आप कोर्ट के द्वारा आप दोषी करार हो गए, तो आप 10 साल तक नहीं बन सकते फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। 10 साल तक, ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है, ठीक है। फ्रॉड रिलेटेड अगर ऑफेंस में कोर्ट ने अगर आपको दोषी करार कर दिया, ठीक है, तो फिर उस केस में आप 10 साल तक नहीं बन सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, राइट। ओके, एंड ओके, नेक्स्ट इज दैट कि अगर आपके रिलेटिव कंपनी के डायरेक्टर है, या आप एज ए डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन हो उस कंपनी के, तो उस कंपनी के आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप ऑडिटर आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन है, बिकॉज अगर आप ही कंपनी के डायरेक्टर हो एंड देन आप ही ऑडिटर अपॉइंट होते हो, तो सब तो आप फेवर में ही सारा रिपोर्ट जो बनाओगे वो फेवर में ही बनाओगे। ओके, फाइन। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 144। अंडर सेक्शन 144 में कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज है जो अगर आप देते हो, ठीक है, कंपनी को देते हो, कंपनी के होल्डिंग को देते हो, कंपनी के सब्सिडरी को देते हो। तीन चीज इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आप कंपनी को देते हो, दूसरा आप होल्डिंग को देते हो, तीसरा आप सब्सिडरी को देते हो, अगर कुछ सर्विसेज है जो सेक्शन 144 में स्पेशलाइज सर्विसेज मेंशन किया गया है, तो उस केस में भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इस बात में आपको ध्यान देना। इसमें कुछ सेक्शंस, कुछ सर्विसेज में आपको बता देता हूँ, जैसे कि अकाउंटिंग एंड बुकिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। तो ये कॉमन है ना। अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज उसको दे रहे हो, आप ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और फिर आप ही ऑडिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, सभी आप करोगे तो कैसे होगा। तो सारा तो रिपोर्ट आप फेवर में ही बनाओगे, कंपनी के फेवर में ही बनाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 144 में आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उस केस में आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो। पर एसोसिएट कंपनी को अगर दे रहे हो तो आप अपॉइंट हो सकते हो। उसमें सिर्फ लिखा है कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट सीए जो है वो नहीं बन सकता है। उसमें लिखा है, ओके, स्पेसिफिकली लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट इन फुल टाइम एल्सवेयर। इसका मतलब जो होल टाइम सीए है वो नहीं बन सकता है। यहाँ से क्लियर हो रहा है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो आपको जेनरिक लगेगा सिर्फ सीए हो सकता है, क्योंकि सीए लिखा हुआ है। पर बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब होल टाइम सीए, वो नहीं बन सकता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है
कि जो प्रैक्टिसिंग सीए है वही बन सकता है। ओके, और एक चीज इसमें इसी सेक्शन पे लिमिट्स भी प्रेस्क्राइब कर दिया है कि आप कितने कंपनीज के ऑडिट, एक बंदा कितने कंपनीज के ऑडिट एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो इस केस में कैसा है, इस केस में सिर्फ 20 है, मतलब आपके पास आपने अगर 20 कंपनियों के ऑडिटर आप अपॉइंट हो चुके हो तो आप 21वां कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया है। अच्छा, जब ये 20 में काउंट करूंगा तो कुछ कंपनीज एक्सक्लूड किया जाएगा, जैसे 1% कंपनी हो गया, दूसरा स्मॉल कंपनी हो गया, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी हो गया, चौथा प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है। फाइन, क्लियर हो गया। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ और मैंने 20 जगह का असाइनमेंट्स, ऑडिटर असाइनमेंट्स ले लिया है, मतलब ऑडिटर अपॉइंट हो चुका हूँ, तो उस केस में 21वां कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता हूँ। और ये जब 20 काउंट किया जाएगा, इसमें कुछ एंटिटीज जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, दैट इज 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम। फाइन, तो ये सेक्शन 141 रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सेक्शन में केस स्टडीज में ऐसा पूछा जाता है कि जो बंदा अपॉइंट हो चुका है, बंदा ऑलरेडी ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, तो सेक्शन 141 में, और उसने मान लो कोई भी एक डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया है, तो बंदे लोग, स्टूडेंट्स लोग क्या लिखते हैं कि ना ही इज डिस्क्वालिफाइड एंड सो, ऐसा नहीं, इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ही इनकर्स द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 एंड सो ही शैल वैकेट द ऑफिस। ओके, एंड सच वैकेंसी इज कॉल्ड द कैजुअल वैकेंसी, उसे कैजुअल वैकेंसी बोला जाता है। अगर आप अपॉइंट हो चुके हो, उसके बाद आपने डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया है, तो उस केस में आपको ऑफिस वैकेट करने पड़ेंगे, और उस जो वैकेंसी है उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। ओके, फाइन। मैं कह रहा था रिलेटिव के बारे में। अभी आपके माइंड पे ये मतलब जानने को इच्छा होगा कि रिलेटिव कौन कौन आता है। तो एज पर कंपनीज एक्ट, इस सेक्शन के सो फार एज दिस सेक्शन इज कंसर्न, रिलेटिव में कौन कौन आता है। मैं अगर एज एन ऑडिटर, मैं ऑडिटर अपॉइंट होने वाला हूँ, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरा मिसेस, ठीक है, मेरा मिसेस मेरा रिलेटिव हो गया, मेरा मम्मी, मेरा पापा, ओके, मेरा बेटा, और मेरे बेटे के वाइफ, मेरा बेटी, मेरे बेटी के हस्बैंड, ओके, मेरा ब्रदर और मेरा सिस्टर। ओके, तो ये नॉर्मल केसेस में है। और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो उस केस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स, ये सारे रिलेटिव ट्रीट होंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सेक्शन 141 आपको क्लियर हो गया। फिर भी मैं आपको एक फास्ट रिवीजन दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आप टेंशन मत लो, अच्छे से इसको देखना। देखो, पहले तो एक प्रैक्टिसिंग सीए जो है, प्रैक्टिसिंग सीए, ओके, वही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। दूसरा सीए फर्म मतलब जो फर्म जिससे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आपके सीए, प्रैक्टिसिंग सीए हो। ओके, थर्डली, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या कंपनी के ऑफिसर हो, उस केस में नहीं बन सकते हो। ये तो जनरल केस है, क्योंकि आप नहीं तो रिपोर्ट बनाओगे, ऑडिट रिपोर्ट बनेगा तो फेवर बनेगा। चौथा, अगर कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर के पास आप काम कर रहे हो या उसके आप पार्टनर हो, उस केस में भी आप नहीं बन सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है, बट एलएलपी बन सकता है, बिकॉज एलएलपी दो इट हैज अ फीचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बट वो बन सकता है। ओके, फाइन। उसके बाद जैसे शेयर्स, आप शेयर्स लेते हो तो आप नहीं बन सकते हो। अगर आपका रिलेटिव शेयर्स लेता है, उस केस में 1 लाख, फेस वैल्यू 1 लाख तक आपका लिमिट है। ओके, तब आप बन सकते हो। अगर 1,01,000 भी हो गया तो आप नहीं बन सकते। आपके पार्टनर के केस में भी 1 पैसे की भी शेयर लिया तो नहीं बन सकते हो। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका गारंटी हो गया। किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में अगर आप गारंटी देते हो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो आप नहीं बन सकते हो। तीसरा हो गया इंडेप्टनेस इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर अगर आपने आपने कुछ कर्ज लिया है, तो उस केस में भी नहीं, लोन लिया हो या कुछ सामान खरीदा हो। मैंने अभी केस स्टडीज बताया था कि अगर आपको कुछ सामान भी बेचता है, इवन इन नॉर्मल क्रेडिट डेज जो दूसरे कस्टमर को देता है, उस केस में भी आप
नकार नहीं सकते हो कि नहीं भाई मुझे तो नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्रेडिट डेज में बाकी सारे कस्टमर्स को देते हैं। ऐसा नहीं है, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो, स्टिल यू आर इंडेप्टेड। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप प्रिस्क्राइब कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो तो उस केस में भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन रहता है, तो उस केस में भी आप नहीं बन सकते हो। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, जैसे अगर आप एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, एज एन ऑडिटर या ऑडिट फॉर्म प्रोफेशनल सर्विसेज देता है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सीए एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, तो वो सारे बिजनेस रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो होता है एट आर्मलेस प्राइस, उस केस में भी नहीं होता। जैसे अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनी हो या हॉस्पिटल सर्विसेज हो, होटल सर्विसेज हो, ये सब अगर आपको देता है एज एन ऑडिटर को प्रोडक्ट और सर्विसेज देता है तो नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको वोडाफोन का एग्जांपल बताया। उसके बाद अगर आप 20 से ज्यादा 20 से ज्यादा 21वां आप करते हो तो उसमें नहीं हो सकते हो। इससे पता चलता है कि एक बंदा 20 ऑडिट कर सकता है। ओके, और ये जब 20 काउंट करूंगा तो इसमें से कुछ एक्सक्लूड हो गए, जैसे ओपीसी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे। फाइन। उसके बाद मैं आपको बोल रहा था ये अगर आप उसके बाद अगर आपका कोर्ट कोई फ्रॉड रिलेटेड ऑफेंसेस से आपको अगर दोषी करार करता है तो उस केस में भी आपको 10 साल तक आप नहीं बन सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपके रिलेटिव डायरेक्टर है या आप भी डायरेक्टर हो या की मैनेजर पर्सन हो तो उस केस में भी आप नहीं बन सकते हो। ओके, अगर आप सेक्शन 144 में मेंशन किया गया, अगर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आप कंपनी को देते हो, कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडियरी कंपनी को, इस केस में एसोसिएट कंपनी नहीं है, तो इस केस में भी आप नहीं बन सकते हो। तो और रिलेटिव का डेफिनेशन मैंने बता ही दिया है इस एक्ट के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको लगता है कुछ डाउट है या मैंने कुछ कहीं थोड़ा मिस्टेक किया है तो आप डेफिनेटली कमेंट करो, और यू कैन कॉल मी एट 8906773799। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।